हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है यू आर माई सीक्रेट। एपिसोड 1 की शुरुआत में इस ड्रामा की फीमेल लीड शॉनिंग को दिखाया जाता है जो कि ब्लाइंड डेट मार्केट आती है। शॉनिंग कहती है कि मेरी एज 27 साल है और मुझे अपनी लाइफ में 2 चीजें हासिल करनी है। उनमें से एक काम अपना लाइफ पार्टनर तलाश करना है। अब शॉनिंग की मुलाकात यहाँ पर कई लड़कों से होती है, लेकिन ये सारे लड़के ही काफी अजीब होते हैं। शॉनिंग को इनमें से एक भी पसंद नहीं आता। शॉनिंग बहुत डिसअपॉइंट होकर अपने बेयर को देख रही होती है जिस पर इसका चेयर नंबर लिखा होता है वो 36 होता है। अब इस ड्रामा का मेन लीड इसी ब्लाइंड डेट मार्केट आता है। रिसेप्शन पर जो लड़की होती है वो इस ड्रामा की मेन लीड जिसका नाम यूहेंग है कहती है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं। यूहेंग यहाँ पर 35 नंबर वाला बियर लेता है तो ये लड़की कहने लगती है कि अगर आपको यहाँ पर आज अपना पार्टनर मिल जाता है तो आपको इस बियर के बदले में ये बड़ा वाला बियर दे दिया जाएगा। जैसे ही यूहेंग टेबल पर आता है तो शॉनिंग यहाँ से जा रही होती है। शॉनिंग जाते हुए अपना बियर यहीं पर छोड़ गई होती है तो यूहेंग इस बियर को देख रहा होता है। अब रात हो जाती है, शॉनिंग यहाँ से गई नहीं होती, ये दूसरे टेबल पर बैठ गई होती है। अब यूहेंग से जो लड़की मिलने के लिए आती है उसको ये बताने लगता है कि मैं बैंक में काम करता हूँ और अभी कुछ टाइम पहले ही चाइना से वापस आया हूँ। यूहेंग की आवाज सुनकर शॉनिंग पीछे मुड़कर देखती है। इस लड़की से बात करते हुए यूहेंग का ध्यान भी पीछे शॉनिंग पर ही होता है। इन दोनों की बातें सुनते हुए शॉनिंग कह रही होती है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए काफी सूटेबल हैं। ये लड़की से पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो तो यूहेंग कहता है कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। ये सुनकर शॉनिंग कहती है कि ये लड़की तो मुझसे कहीं बेहतर है। जब ये दूसरों की डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रही तो मैं यहाँ पर बैठकर किसका इंतजार कर रही हूँ। ये कहकर शॉनिंग यहाँ से चली जाती है। अब शॉनिंग बाहर बेंच पर ऐसे ही उदास बैठी होती है। इतने में यूहेंग ये बड़ा वाला बियर लेकर शॉनिंग के पास आ जाता है। जैसे ये शॉनिंग के पास आता है तो यहाँ पर जितनी भी लाइट्स होती है वो भी चलना शुरू हो जाती हैं। शॉनिंग यूहेंग को देखकर काफी सरप्राइज दिखाई दे रही होती है। यूहेंग शॉनिंग से कहता है कि तुम्हें काफी टाइम बाद देखकर अच्छा लग रहा है। शॉनिंग भी इसको पहचान लेती है और इसको देखकर मुस्कुराने लगती है। अब ये दोनों कॉफी के लिए बैठ जाते हैं। शॉनिंग इससे पूछती है कि तुम कहाँ पर काम करते हो तो यूहेंग कहता है कि मैं दायरोई हेड ऑफिस में काम करता हूँ। ये सुनकर शॉनिंग बहुत सरप्राइज होते कहती है कि मैं भी वहीं पर काम करती हूँ। शॉनिंग कहती है कि हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं तो एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। यूहेंग जैसे ही शॉनिंग को वीचैट में ऐड करता है तो शॉनिंग इसको अपनी कॉफी के पैसे सेंड कर देती है। ये देखकर यूहेंग कहता है कि तुम्हें ये पैसे देने की जरूरत नहीं थी। शॉनिंग कहती है कि मुझे ऐसा करके अच्छा लगता है। शॉनिंग कहती है कि अगर अगली बार हमारी मुलाकात पुराने क्लासमेट के तौर पर होगी तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। यूहेंग इसके लिए मान जाता है। अब शॉनिंग को इसकी बेस्ट फ्रेंड वेई की कॉल आती है और इससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई पसंद आया तो शॉनिंग कहती है कि मुझे कोई भी पसंद नहीं आया लेकिन किसी से मेरी मुलाकात हुई है जिसके बारे में तुम्हें मिलकर बताऊंगी। अब शॉनिंग को यूहेंग से राइड लेनी पड़ती है। ये अपनी फ्रेंड वेई को मैसेज करके पूछ रही होती कि मैं इतने टाइम बाद अपने पुराने क्लासमेट से मिल रही हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। इसकी इलेक्ट्रिक बाइक एक्चुअल में खराब हो गई होती, इसी वजह से इसे यूहेंग से राइड लेनी पड़ती है। वेई इसको वॉइस मैसेज करके कहती है कि अगर तुम्हारी मुलाकात अपने पुराने क्लासमेट से हो ही गई है तो तुम्हें ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन जंप लगने की वजह से इसका फोन सीट की साइड पर गिर गया होता है। शॉनिंग इसको उठाने की कोशिश कर रही होती है और इसी चक्कर में यूहेंग इसकी सारी बात सुन लेता है। घर पर आने के बाद शॉनिंग अपनी दोस्त वेई से बात कर रही होती है कि इसे यूहेंग से कांटेक्ट करने का मशवरा दे रही होती है तो शॉनिंग कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों सूटेबल हैं। तो वेई कहती है कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड अगले हफ्ते चाइना वापस आ रहा है और तुम अपने सारे क्लासमेट्स के साथ उसकी प्री वेडिंग पार्टी अटेंड करने वाली हो। तुमने तो कहा था कि तुम ये पार्टी उससे भी ज्यादा हैंडसम बॉयफ्रेंड के साथ अटेंड करोगी। अब शॉनिंग अपने पेरेंट्स के पास आकर कहने लगती है कि आप लोग किसी लड़के से मुझे इंट्रोड्यूस करवा दें। ये सुनकर शॉनिंग की मॉम कहती है कि टीचर वू का एक नेफ्यू है जो अभी चाइना वापस आया है। मॉम कहती है कि अगर तुम इसे अप्रोच करने में कामयाब हो गई तो फिर तुम्हें दोबारा ब्लाइंड डेट्स पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉनिंग की मॉम इस लड़के का वीचैट इसको सेंड कर देती है और शॉनिंग ये देखकर बहुत हैरान होती है कि ये और कोई नहीं बल्कि यूहेंग ही होता है। आज शॉनिंग जब बैंक आती है तो यूहेंग इसको बैंक आते हुए देख लेता है। शॉनिंग से बैंक का दरवाजा नहीं खुल रहा होता तो यूहेंग दरवाजा खोलने में इसकी मदद करता है। शॉनिंग इसको देखे बगैर थैंक्स बोलकर चली जाती है। शॉनिंग इस बैंक में एम्प्लॉय है। दूसरी तरफ आज वाइस प्रेसिडेंट की मीटिंग में यूहेंग भी मौजूद होता है। बैंक के डिप्टी मैनेजर चीयू से कुछ अमाउंट्स के बारे में कुछ सवाल कर रहा होता है जिसका जवाब चीयू सही से नहीं दे पाता। ये एक यूएसपी देते हुए कहता है कि मेरे पास एक बहुत जरूरी जानकारी है। ये कहकर यूहेंग प्रोजेक्टर के पास आता है तो चीयू इससे कहता है कि तुम्हें इतना जालिम बनने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों कोलीग्स हैं। यूहेंग कहता है कि मैं पहले ही तुम्हें एक्सप्लेन करने का मौका दे
चुका हूँ, जिन लोन्स की वजह से इनके बैंक का बिजनेस अच्छा नहीं रहा होता। यूहेंग उसकी लिस्ट दिखाते हुए कहता है कि इसमें ज्यादातर कस्टमर्स इसके रिश्तेदार या दोस्त हैं। यूहेंग कहता है कि ये पैसा लोगों की मदद के लिए था, ना कि अपने फायदे के लिए। ये सब देखकर तो चियू शॉक रह गया होता है। अब मीटिंग में मैनेजर ये अनाउंस करने वाले होते हैं कि किसकी प्रमोशन हुई है। शॉनिंग बहुत एक्साइटेड होती क्योंकि इसने बहुत मेहनत की होती, लेकिन इसके बावजूद इसकी प्रमोशन नहीं होती और दूसरी दो लड़कियों की प्रमोशन हो जाती है। शॉनिंग डायरेक्टर से बात करने के लिए भी जाती है कि पिछले 3 सालों से मेरी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है और ना ही मैं कभी काम पर देर से आई हूँ, तो फिर रेगुलर एम्प्लॉयज की लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं है। लेकिन डायरेक्टर कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देते और दिखाया जाता है कि जिस लड़की की प्रमोशन हुई होती है उसने डायरेक्टर को रिश्वत दी होती है। अब इस रेगुलर एम्प्लॉय की लिस्ट में इसका नाम नहीं होता, इसी वजह से इसका ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में हो गया होता है, जिसकी वजह से शॉनिंग बहुत अपसेट दिखाई दे रही होती है। अगली सुबह शॉनिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आ जाती है। अब साओ काई शॉनिंग को इस डिपार्टमेंट के बारे में बता रहा होता है। शॉनिंग पूछती है कि यहाँ का इंचार्ज कौन है, तो कहता है कि सिस्टर चिंग। इतने में सिस्टर चिंग यहाँ पर आ जाती हैं। अब सिस्टर चिंग शॉनिंग से कहती है कि तुम मेरे पीछे आओ। शॉनिंग कहती है लेकिन मैं यहाँ पर रिजाइन करने के लिए आई हूँ। सिस्टर चिंग कहती है कि तुम्हें रिजाइन करने के लिए भी अंदर आना पड़ेगा। अब शॉनिंग सिस्टर चिंग से कहती है कि आपने मुझे जो काम करने के लिए दिया था वो मैंने कर दिया है। अब क्या आपके पास वक्त है कि आप मेरी रेजिग्नेशन एप्लीकेशन को प्रूव करने में मदद कर दें। सिस्टर चिंग इससे पूछते हैं कि आखिर तुम रिजाइन कर क्यों रही हो। शॉनिंग कहती है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मेरिट पर नहीं मिलती। ये सुनकर सिस्टर चिंग कहती है कि इंसाफ तुम्हें सिर्फ कोर्ट में मिलेगा, वर्क प्लेस पर नहीं। और बताने लगती है कि जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था तो मुझे कितनी स्ट्रगल्स करनी पड़ती थी, और इसको बताने लगती है कि इन फाइल्स में 2 जगह पर मिस्टेक भी और तुम इंसाफ की बात कर रही हो। सिस्टर चिंग कहने लगती है कि मेरी रेपुटेशन यहाँ पर खराब है, लेकिन यहाँ पर चलती भी मेरी ही है। शॉनिंग कहती है कि पहले मैं ये काम खत्म कर लेती हूँ, फिर बात करेंगे। अब यूहेंग को फेंग शाओ अपनी प्री वेडिंग पार्टी का इन्विटेशन भेजता है। अब कपड़े सिलेक्ट करते हुए शॉनिंग वेही को बता रही होती है कि मैंने डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रुकने का फैसला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सिस्टर चिंग से काफी कुछ सीख सकती हूँ। वेही कहती है कि लूसी चिंग अब्रॉड से वापस आ रहा है और वो तुम्हें फिर से चेस करना चाहता है। मैं बस तुमसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या तुम उसे अभी तक प्यार करती हो। अब फ्लैशबैक में शॉनिंग के बर्थडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इसने प्रपोजल का अरेंजमेंट भी किया होता है। इतने में इसको एक मैसेज आता है और इसके साथ इसके फ्रेंड्स बर्थडे सॉन्ग गाते हुए इसके पास आ रही होती हैं। लूसी चिंग इससे सॉरी कर लेता है कि मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊंगा और कहने लगता है कि मुझे 1 साल और वहाँ पर इंटर्नशिप करनी है, तब तक तुम भी रेगुलर एम्प्लॉय बन जाओगी और मैं तुमसे वादा करता हूँ जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ग्रैंड बर्थडे अरेंज करूंगा। ये मैसेज पढ़ने के बाद शॉनिंग अपने आप से कह रही होती है कि तुमने बर्थडे से बड़ी चीज मिस कर दी है और वो है हम दोनों का साथ में फ्यूचर। शॉनिंग अपने आप से कहती है कि वो मेरा 7 साल का रिलेशनशिप था, लेकिन मैंने उसको खत्म करके बिल्कुल सही फैसला किया था। आज यूहेंग इस प्री वेडिंग पार्टी में आ जाता है और अपने दोस्त फेंग शाओ को कंग्रेचुलेशंस कह रहा होता है। फेंग शाओ यूहेंग से लूसी चिंग को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये अभी अब्रॉड से अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस आया है और ये यांजी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। यूहेंग इससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि हम पहले मिल चुके हैं। अब इतने में यहाँ पर शॉनिंग आ जाती है। सभी लोग शॉनिंग को देखकर ये कह रहे होते हैं कि ये आज बहुत प्यारी लग रही है। लूसी चिंग फेंग शाओ से कहता है कि आज मैं यहाँ पर एक मिशन के लिए आया हूँ। तुम सब लोग जानते हो कि मेरे और शॉनिंग के दरमियान एक गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर उससे फॉर्मली माफी मांगना चाहता हूँ। मेरा ये प्लान है कि मैं उसे दोबारा से चेस करूंगा। फेंग शाओ कहते हैं कि मुझे कोई मसला नहीं है। यूहेंग ने भी सारी बातें सुन ली होती हैं। शॉनिंग यूहेंग को यहाँ पर देखकर कहने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। शॉनिंग लूसी चिंग को देखकर रुक जाती है। लूसी चिंग इसको फ्लावर्स दे रहा होता है तो शॉनिंग कहती है कि आखिर तुम अब क्या चाहते हो, तो लूसी चिंग कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। शॉनिंग कहती है कि 1 साल पहले तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी पर जरूर आओगे और तुमने ये भी कहा था कि तुम मुझे प्रपोज करोगे, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ दिया। अब मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर मुझे मजीद एम्बैरेस करो। लूसी चिंग कहता है कि तुम 1 साल पहले मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे उस टाइम पर यही लग रहा था कि अभी शादी करना बेस्ट चॉइस नहीं है, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि उस टाइम पर मैंने जो कुछ भी किया वो सही नहीं था, इसीलिए मैं तुमसे अपने सभी क्लासमेट्स के सामने माफी मांगता हूँ। और ये फ्लावर्स देते हुए कहता है कि तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। इसके सभी क्लासमेट्स शॉनिंग से कह रहे होते हैं कि तुम इसको माफ कर दो। शॉनिंग कहती है कि तुम ये फूल लेकर यहाँ से चले जाओ, लेकिन लूसी चिंग कह रहा होता है कि तुम प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। शॉनिंग कहती है कि तुम्हें मुझे कंपनसेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लूसी चिंग कहता है कि तुम मेरी बात को यकीन करो, मैं वाकई में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। शॉनिंग कहती है कि तुम भी ये बात जानते हो कि तुम मेरे बगैर बहुत अच्छे से रह सकते हो। हम दोनों के दरमियान जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। ये देखकर यूहेंग यहाँ से एक फ्लावर लेता है तो फेंग शाओ कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, वो भी अपना प्यार कन्फेस कर रहा है। लेकिन यूहेंग फेंग शाओ
शॉ की बात को इग्नोर करके शॉनिंग के पास आ जाता है। लूसी जिंग अभी भी शॉनिंग से एक ही सहारा होता है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। यूहेंग लूसी जिंग के बालों से इसको पीछे करता है। लूसी जिंग यूहेंग से कहता है कि अब तुम क्या चाहते हो। यूहेंग ये फ्लावर शॉनिंग को देते हुए कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें ये फ्लावर पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। शॉनिंग ये फ्लावर यूहेंग से ले लेती है और कहती है कि मुझे ये फूल काफी पसंद है। लूसी जिंग कहता है कि ये बात मेरे और शॉनिंग के दरमियान है, तो तुम हमारे दरमियान क्यों आ रहे हो। यूहेंग कहते हैं कि ये मत भूलो कि हम अपने क्लासमेट की प्री वेडिंग पार्टी पर आए हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उनका डे खराब हो जाएगा। शॉनिंग कहती है कि मेरे पास पहले से ही फ्लावर है, इसलिए मैं तुम्हारे फ्लावर्स नहीं ले सकती। कि लूसी जिंग से कहती है कि तुम ये मत समझो कि मुझे तुम पर अभी भी गुस्सा है, बल्कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है आज। ये सुनकर लूसी जिंग चला जाता है। शॉनिंग यूहेंग को मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। अब शॉनिंग यूहेंग के साथ वापस जा रही होती है। यूहेंग इससे पूछता है कि तुम ब्लाइंड डेट पर उस दिन इसलिए गई थी क्योंकि तुम लूसी जिंग को जल्द से जल्द भूलना चाहती थी। शॉनिंग कहती कि नहीं, मैं लूसी जिंग से बेहतर शख्स को तलाश करना चाहती हूँ। शॉनिंग कहती कि मैंने फिगर आउट कर लिया है कि मुझे एक स्टेबल जॉब चाहिए और फैमिली की खुशी। यूहेंग इससे आगे का प्लान पूछता है तो शॉनिंग कहती है कि मुझे मजीद ब्लाइंड डेट्स पर जाना पड़ेगा। यूहेंग अब कार रोकने के बाद शॉनिंग से पूछता है कि तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। शॉनिंग ये सुनकर बहुत हैरान होती है और इसी बारे में सोचने लगती है। शॉनिंग की मुलाकात लिफ्ट में यूहेंग से हो जाती है। यूहेंग शॉनिंग से कुछ कहने वाला होता है कि लिफ्ट अचानक से बंद हो जाती है। यूहेंग जल्दी से टीम को बताता है कि एलिवेटर नंबर 2 बंद हो गया है, तो टीम इनसे कहती है कि आप लोग फिक्र नहीं करें, कुछ देर में ये मसला ठीक हो जाएगा। अब शॉनिंग को यूहेंग को देखकर इसका कल रात वाला सवाल ही याद आ रहा होता है। यूहेंग शॉनिंग से कुछ पूछने वाला होता है कि शॉनिंग जल्दी से कह देती है कि मैंने भी इस बारे में नहीं सोचा। इसके साथ ही लिफ्ट ठीक हो जाती है। यूहेंग कहते हैं कि मैं तो तुमसे लंच के बारे में पूछने वाला था, तो शॉनिंग कहती है कि आज थोड़ा सा बिजी हूँ। ये कहकर चली जाती है। अब शॉनिंग सिस्टर जिंग के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में आती है। सिस्टर जिंग इसको कहती है कि तुमने कमर्शियल एक्सेप्टेंस बिल डिस्काउंट में जाओ काई की मदद की है। शॉनिंग कहती है कि हाँ। सिस्टर जिंग कहती है कि दूसरे डिपार्टमेंट तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में को खराबी ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं और तुमने उनको ये सुनहरी मौका दे दिया है। शॉनिंग कहती है कि मैंने जाओ काई की ये काम करने में मदद की थी, लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं है, तो मैं ये इतना बड़ा ब्लेम नहीं लूंगी और मैं ये बात साबित करूंगी कि मैं बेकसूर हूँ। ये कहकर शॉनिंग यहाँ से चली जाती है। जाओ काई तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद गायब हो गया होता है और अब रात देर तक शॉनिंग को ही सबूत ढूंढने के लिए काम करना पड़ा होता है। अब शॉनिंग जब बाहर आती तो बहुत तेज बारिश हो रही होती है। इसको रास्ते में वो पोस्टर गिरा हुआ दिखाई देता है जो इसने ही पिछले डिपार्टमेंट में रहते हुए लगाया था। ये देखकर शॉनिंग बहुत अपसेट हो जाती है कि काम को लेकर इसकी परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही। शॉनिंग किसी को कॉल कर रही होती है लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा होता है। शॉनिंग का ध्यान फोन की तरफ होता है। हवा काफी तेज चल रही होती तो इसकी अम्ब्रेला नीचे गिर जाती है। ये देखकर शॉनिंग यहीं पर बैठकर रोने लगती है। अब यूहेंग शॉनिंग के पास अम्ब्रेला लेकर आ जाता है। शॉनिंग को इस तरह से देखकर यूहेंग को बहुत बुरा लग रहा होता है। अब ये दोनों जब कॉफी पी रहे होते हैं तो शॉनिंग यूहेंग से कहती है कि हम शादी कर लेते हैं। यूहेंग से सुन नहीं पाता तो इससे पूछता है कि तुमने क्या कहा है। शॉनिंग कहती है कि कुछ भी नहीं। शॉनिंग कहती है कि कॉफी काफी अच्छी है। यूहेंग कहता है कि मुझे मालूम था कि तुम्हें इस वक्त मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड करवाई है। अब शॉनिंग यूहेंग के साथ अपने ऑफिस का मसला शेयर करने लगती है और कहती है कि मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई तो सबूत होंगे। मुझ पर अभी इससे शक किया जा रहा है क्योंकि वो सबूत अभी तक किसी को भी नहीं मिले, लेकिन वो कहीं पर मौजूद तो होंगे ना। मुझे यकीन है कि मैं उन्हें तलाश कर लूंगी। यूहेंग कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि पिछले 3 साल की जो तुम्हारी एफर्ट्स हैं वो तुम्हें लग रहा है कि बेकार हो गई हैं, इसी वजह से तुम ये काम करते हुए भी हिचकिचा रही हो। शॉनिंग कहती है कि हाँ ऐसा ही है। यूहेंग कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में एक बात मालूम है और वो ये कि तुम इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाली। शॉनिंग कहती है कि किसी को प्रोवोक करने का तुम बहुत ही पुराना मेथड इस्तेमाल कर रहे हो। यूहेंग कहते हैं लेकिन ये काम तो करता है ना। शॉनिंग कहती है कि हाँ करता है। यूहेंग इससे पूछता है कि क्या तुमने सोचा है कि तुम्हें इस मसले को कैसे हल करना है। शॉनिंग कहती है कि तुम दूसरे डिपार्टमेंट से हो तो रूल्स के मुताबिक मैं तुमसे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती। यूहेंग कहता है कि सब काम की बात आती है तो मैं फेवरेटिज्म नहीं दिखाता। शॉनिंग कहती है कि तुम भी फिक्र नहीं करो, मैं भी इतनी आसानी से डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं छोड़ने वाली। अगली सुबह ऑफिस आकर शॉनिंग को जो सबूत मिले होते हैं वो इनको प्रिंट कर लेती है। अब शॉनिंग ये सबूत लेकर जब मीटिंग रूम में आती है तो इन्वेस्टिगेशन टीम में यूहेंग भी होता है। यूहेंग कहते हैं कि सुकाई के बिजनेस के मसले की वजह से तुम्हें भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। यूहेंग इससे पूछता है कि क्या तुम शुरू से ही सुकाई के साथ काम कर रही थी। शॉनिंग कहती है कि नहीं, जितनी भी इंफॉर्मेशन और डेटा की कलेक्शन थी वो सुकाई ने खुद की थी और ये बात साबित करने के लिए कि मैं सच बोल रही हूँ मेरे पास मेरी और सुकाई की चैट हिस्ट्री है जिससे ये बात साबित हो जाएगी
है कि मैं सच बोल रही हूँ। अब ये लोग शॉनिंग की चैट हिस्ट्री चेक कर रहे होते हैं। शॉनिंग कहती है कि मैंने आपको अपनी सैलरी के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी दिया है, जिसके मुताबिक मुझे कोई भी पैसे बाहर से नहीं मिले। ये सवाल पूछने के बाद शॉनिंग को भेज दिया जाता है, लेकिन युवंग जाने से पहले कहता है कि मेरे पास एक और सवाल है और शॉनिंग से पूछता है कि ये फाइल्स तो तुमने सबमिट करवाई थी क्योंकि ज़ूकाई तो उस टाइम पर गायब हो गया था, दूसरी इंचार्ज तुम थी। ये सुनकर शॉनिंग अपने आप से कहती है कि मुझे पैनिक नहीं करना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो मैं मिस कर रही हूँ। ये याद करने लगती है। शॉनिंग ज़ूकाई को मैसेज करती है कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स पर टैक्स का स्टैंप नहीं लगा हुआ। तो ज़ूकाई कहते कि मुझे मालूम है, लेकिन 2 दिन में ये काम भी हो जाएगा, हम इस बारे में कल बात करेंगे। लेकिन शॉनिंग कहती है कि इस पर स्टैंप नहीं लगी तो मैं ये काम नहीं कर सकती, यही इस इंडस्ट्री का रूल है। शॉनिंग कहती है कि मेरे पास सबूत है। शॉनिंग कहती है कि टैक्स स्टैंप से रिलेटेड फाइल्स आपको आर्काइव में मिल जाएंगी। शॉनिंग ने ये बात प्रूव कर दी होती कि इसने कोई भी इलीगल काम ज़ूकाई के साथ मिलकर नहीं किया, इसीलिए इसको भेज दिया जाता है। और जब ये अपने डिपार्टमेंट वापस आती है तो इसके सभी कोलीग्स इसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर सिस्टर चेंग आती है तो शॉनिंग कहती कि मैंने आपसे कहा था ना कि मैं साबित कर दूंगी कि मैंने ये नहीं किया। सिस्टर चेंग कहती है कि ये अच्छी बात है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद शॉनिंग वेई से मिलने के लिए आ जाती है। शॉनिंग वेई को बता रही होती है कि युहंग ने मेरी काफी मदद की है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने वो सवाल पूछे जिसकी वजह से बाकी सबका शक दूर हो गया और ये भी बात साबित हुई कि मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ। वे ये कहती है कि मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड है। शॉनिंग कहती है कि उसने मुझे प्रपोज किया है। ये बात सुनकर तो वेई बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वेई से पूछती है कि क्या तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। शॉनिंग कहती कि नहीं। वेई कहने लगती है कि आखिर तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। मैं तुम्हें ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि तुम्हें इस तरह का लड़का दोबारा नहीं मिलेगा। शॉनिंग कहती है कि तुम ये तो सही कह रही हो। वेई कहती है कि मैं इससे मिली तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लूसी सिंह से कई गुना बेहतर है। शॉनिंग कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। आज सिस्टर सिंह शॉनिंग से कहती है कि मेरा एक क्लाइंट है जो कि जख्मी हो गया है, वो भी यांजी हॉस्पिटल में है। मैं उसके पास जाने वाली थी, लेकिन मुझे मिस्टर चियांग के साथ एक काम है, तो तुम पहले वहाँ पर चले जाओ। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब सिस्टर सिंह के कहने पर शॉनिंग बुके लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। इतने में शॉनिंग की नजर युहंग पर पड़ती है और ये देखकर बहुत हैरान होती है कि ये हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। शॉनिंग ये जानने के लिए कि युहंग यहाँ पर क्या करने के लिए आया इसका पीछा करती है। अब शॉनिंग देख लेती है कि इस रूम में एक लेडी है, तो ये जानने वाली होती है कि ये लेडी शॉनिंग से पूछती है कि तुम कौन हो। तो शॉनिंग कहती है कि मुझे लगता है कि मैं गलत रूम में आ गई हूँ। इतने में ही युहंग आ जाता है जो शॉनिंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शॉनिंग का नाम सुनते ही लेडी कहने लगती है कि तो तुम शॉनिंग हो। ये लेडी कहती है कि तुम ही तो युहंग की गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर शॉनिंग बहुत शॉक हो जाती है। युहंग अपनी मॉम से कहने लगता है कि मॉम आपको डॉक्टर ने बैठने से मना किया है। युहंग की मॉम कहने लगती है कि शॉनिंग मुझसे मिलने के लिए आए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब शॉनिंग युहंग की सिचुएशन समझ चुकी होती है, तो ये फ्रूट की बास्केट जो अपने क्लाइंट के लिए लेकर आई होती है वो युहंग को देने लगती है। युहंग की मॉम कह रही होती है कि तुम्हें इतना सब कुछ लाने की कोई जरूरत नहीं थी। युहंग की मॉम शॉनिंग से कहने लगती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी मुलाकात तुमसे हॉस्पिटल में हो रही है। शॉनिंग कहती है कि आप तो मुझे अभी भी काफी फिट लग रही हैं, आपको बस अपना अच्छे से ख्याल रखना है। युहंग की मॉम तो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहने लगती है कि मुझे तो बस अब तुम दोनों की शादी देखने का इंतजार है। बातें करते हुए युहंग की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है। जल्दी से यहाँ पर डॉक्टर्स आ जाते हैं और नर्स इन दोनों को बाहर जाने के लिए कहती है। अब ये दोनों बाहर इंतजार कर रहे होते, इतने में यहाँ पर डॉक्टर आते हैं जो कि युहंग को बताने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। हम ये नहीं बता सकते कि तुम्हारी मॉम के पास कितना वक्त रह गया है, इसलिए तुम्हें मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। डॉक्टर के जाने के बाद युहंग शॉनिंग को बताता है कि मेरी मॉम को लास्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है। युहंग कहता है कि मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी मॉम को सच नहीं बताया। युहंग कहता है कि मेरी मॉम को बस यही डर है कि उनके जाने के बाद मैं अकेला रह जाऊंगा। शॉनिंग कहती है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम जल्दी शादी क्यों करना चाहते हो। अब शॉनिंग को कॉल आती है। कॉल सुनने के बाद ये युहंग से कहती है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत हुई तो तुम मुझे कॉल कर लेना। ये कहकर शॉनिंग यहाँ से चली जाती है। अब युहंग अपनी मॉम के पास जब आ जाता है तो मॉम कहने लगती है कि मैंने जरूर शॉनिंग को डरा दिया होगा। तो युहंग कहता है कि मॉम ऐसी बात नहीं है, उसको काम की वजह से जाना पड़ा। मॉम कहती है कि मुझे अच्छे से याद है कि पढ़ाई के दौरान भी तुम शॉनिंग का जिक्र किया करते थे और अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है। मॉम कहती है कि मुझे इस बात का दुख है कि मैंने उससे कोई भी गिफ्ट नहीं
नहीं दिया। यूहिंग कहता है कि मॉम शॉनिंग को इस तरह की चीजों की परवाह नहीं है और अगर आप ज्यादा इंसिस्ट कर रही हैं तो 2 दिन बाद आप खुद उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए जाएंगी, इसलिए आप जल्दी से ठीक हो जाएं ताकि हम साथ में उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए जाएं। ये सुनकर मॉम बहुत खुश हो जाती हैं। यूहिंग जब बाहर आता है तो ये देखकर हैरान होता है कि शॉनिंग अभी भी यहीं पर मौजूद है। यूहिंग शॉनिंग के पास आकर कहता है कि तुम अभी तक गई नहीं। अब शॉनिंग यूहिंग के साथ स्टिंकी टोफू खाने के लिए आती है जो ये लोग स्कूल में खाया करते थे। यूहिंग कहता है कि अच्छा है लेकिन इसका टेस्ट हमारे स्कूल से इतना अच्छा नहीं है। शॉनिंग कहते है कि तुम ठीक कह रहे हो, अब हम अगली आइटम ट्राई करते हैं। इसके बाद ये दोनों अपने स्कूल आ जाते हैं। यूहिंग कहता है कि तुम अचानक मुझे लेकर यहाँ पर क्यों आ गई? तो शॉनिंग कहती है कि ये टाइम कितना अच्छा था ना, इस टाइम पर कोई भी फिक्र नहीं होती थी। यूहिंग कहता है लेकिन उस टाइम पर मैं जल्द से जल्द ग्रेजुएट होना चाहता था क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ एडल्ट्स ही कर सकते हैं। शॉनिंग कहती है कि मुझे भी हमेशा से एक स्टेबल जॉब और स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए था। यूहिंग कहते है कि क्या तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में सोचा है? तो शॉनिंग कहती है कि मैंने तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सीरियसली सोचा है। हम दोनों जितनी बार भी मिले हैं उससे मैं ये जज कर सकती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मेरे लिए काफी सूटेबल हो, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है और वो ये कि तुमने मुझे ही क्यों चूज किया? यूहिंग कहते क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा माइंडसेट मैच करता है। शॉनिंग कहते कि मैं तुम्हारी इस बात से एग्री करती हूँ। शॉनिंग कहती है कि मेरी जॉब इतनी अच्छी नहीं है, ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। यूहिंग कहता है कि ऐसा नहीं है, करियर लाइफ का हिस्सा जरूर है लेकिन शादी स्पेस पर नहीं होनी चाहिए। यूहिंग कहता है कि 2 लोग साथ में मूवी देख सकते हैं। जब आप काम से काफी थक जाए तो कोई घर पर आपका इंतजार कर रहा होता है और अगर आपको जॉब में भी किसी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा हो तो आप अपने पार्टनर से वो डिस्कस कर सकते हैं। शॉनिंग कहती है कि सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। शॉनिंग यूहिंग से कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है। यूहिंग से कहती है कि हम लोग शादी कर लेते हैं। ये सुनकर यूहिंग काफी खुश हो जाता है। अब यूहिंग शॉनिंग का हाथ पकड़ता है और उसको यहाँ से लेकर चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि यूहिंग अपने डैड की पिक्चर देख रहा होता है। ये देखते हुए इसको वो टाइम याद आने लगता है जब इसके डैड की डेथ हो गई थी। इसके डैड की डेथ के टाइम पर लोग ये कह रहे थे कि तुम्हारे डैड ने रिश्वत ली है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी नेचुरल डेथ हुई है या उन्होंने डर के मारे सुसाइड कर ली है। और बाकी स्टूडेंट्स यूहिंग को बुली किया करते थे कि तुम टॉप स्टूडेंट तो हो लेकिन तुम्हारे डैड एक क्रिमिनल थे। यूहिंग स्कूल की छत पर बैठकर इसी सब के बारे में सोच रहा होता है। इसके पास एक कैट भी होती है। शॉनिंग इसी कैट को ढूंढते हुए स्कूल की छत पर आती है और ये यूहिंग को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान हो जाती है और उसको पीछे खींचती है कि तुम्हें ऐसा वैसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शॉनिंग इससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो ये इसकी कैट वापस करते हुए कहता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। शॉनिंग कहती कि मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। यूहिंग कहता है कि नहीं। शॉनिंग कहती कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें सुनी है लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हें हमेशा आगे देखना चाहिए क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें लाइफ में और कितने सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। शॉनिंग कहती कि बारिश के दिनों में तुम्हारे पास अम्ब्रेला जरूर होनी चाहिए वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। यूहिंग से कहती कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखो। शॉनिंग इसको कहती है कि मैं ये अम्ब्रेला तुम्हें दे रही हूँ। यूहिंग से कहती है कि बारिश जब खत्म हो जाती है तो आसमान साफ हो जाता है, तुम्हें बस बारिश के रुकने का इंतजार करना है। ये बात सुनते ही यूहिंग को ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी में रंग फिर से वापस आ गए हैं। शॉनिंग यूहिंग को ये अम्ब्रेला देकर यहाँ से चली जाती है और यूहिंग को शॉनिंग की बातें सुनकर काफी अच्छा लगा होता है। शॉनिंग यूहिंग को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर आती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि हम दोनों कल अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे हैं। मॉम डैड इन दोनों की ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होते हैं। डैड कहते हैं कि हमें तुम दोनों की शादी पर कोई इतराज तो नहीं है लेकिन तुम दोनों की कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है एक दूसरे से। ये सुनकर यूहिंग कहता है कि मैं और शॉनिंग हाई स्कूल में क्लासमेट से, हम दोनों एक दूसरे को 10 सालों से जानते हैं। अपने मॉम डैड को यकीन दिलाने के लिए शॉनिंग कहती है कि मैंने आप लोगों को ये बात नहीं बताई लेकिन मुझे पिछले 10 सालों से यूहिंग पर क्रश है। मैं हाई स्कूल में इसको पसंद करती थी लेकिन ये टॉप स्टूडेंट था इसीलिए कभी भी अपने फीलिंग्स कन्फेस करने की मुझमें हिम्मत नहीं हुई। और फिर जब मेरी ब्लाइंड डेट पर इससे मुलाकात हुई तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं शादी यूहिंग से ही करूंगी। शॉनिंग कहती कि हम दोनों ही मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहते। यूहिंग शॉनिंग के पेरेंट्स से कहता है कि मैं वाकई में ही शॉनिंग से शादी करना चाहता हूँ और आप फिक्र नहीं करें, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये सुनकर मॉम कहती है कि हमें तुम दोनों की शादी पर कोई भी एतराज नहीं है। ये सुनते यूहिंग और शॉनिंग खुश हो जाते हैं। आज शॉनिंग ने मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जाना होता है लेकिन सिस्टर चेंग से कुछ और काम दे देती है जिसकी वजह से इसको देर हो जाती है। जल्दी से ये गाड़ी में बैठते यूहिंग से पूछती है कि क्या तुम हाउस होल्ड रजिस्टर लाए हो? तो यूहिंग इसको अपना हाउस होल्ड रजिस्टर दिखाता है। शॉनिंग भी इसको दिखाती है कि मैं भी याद से ले आई हूँ। अब ये दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए आ जाते हैं लेकिन इन दोनों के साथ में पिक्चर नहीं होती तो उनसे कहा जाता है कि आप लोगों को पहले पिक्चर खिंचवानी होगी। और ये लड़की इन दोनों से ये भी कहती है कि तुम्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि हमारा क्लोजिंग टाइम हो रहा है। फिर ये दोनों जल्दी से पिक्चर खिंचवाते हैं लेकिन पिक्चर खिंचवा कर जब ये दोनों वापस आते हैं तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सेंटर बंद हो गया होता है।
इसलिए यूएंग कहता है कि हमने पिक्चर तो ले ली है, फिर किसी और दिन आकर हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। यूएंग और शॉनिंग जब घर पर आते हैं तो शॉनिंग के नेबर्स घर पर आए होते हैं। अब ये सारे नेबर्स शॉनिंग से कह रहे होते हैं कि तुम हमें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। शॉनिंग कहती है कि वो तो गाड़ी में ही रह गया है, किसी और दिन मैं आपको दिखा दूंगी। अब शॉनिंग यूएंग को लेकर अपने रूम में आ जाती है। शॉनिंग यूएंग से कहती है कि सब हमारी शादी को लेकर इतना एक्साइटेड थे, इसलिए मैंने उन्हें ये मैरिज सर्टिफिकेट वाली बात नहीं बताई। यूएंग कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी अगले हफ्ते हम सर्टिफिकेट ले लेंगे। अब शॉनिंग की मम यूएंग से कह रही होती है कि तुम दोनों ने सर्टिफिकेट तो ले लिया है, अब दोनों फैमिलीज को ऑफिशियली मिल लेना चाहिए। यूएंग कहता है कि कोई मसला नहीं है, मैं जल्द से जल्द मीटिंग अरेंज करवा देता हूँ। मम कहने लगती है कि तुम अभी तक हमें अंकल आंटी क्यों कह रहे हो। शॉनिंग कहने लगती है कि इतनी जल्दी किस बात की है, आहिस्ता आहिस्ता यूएंग को आदत हो जाएगी। ये देखकर यूएंग शॉनिंग के पेरेंट्स को मॉम डैड कहता है। शॉनिंग ये देखकर थोड़ा हैरान होती है। यूएंग कहता है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं शॉनिंग का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये देखकर मॉम डैड बहुत खुश हो जाते हैं और इन दोनों को रेड एनवलप्स देते हैं। अब यूएंग जब यहाँ से जा रहा होता है तो शॉनिंग इसको थैंक्स कहती है कि तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया, वरना मुझे तो डर था कि जब अचानक मॉम डैड मेरी शादी का सुनेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। यूएंग कहता है कि तुम्हें मेरा थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई ऐसी चीज है जो तुमने फ्यूचर में करने के बारे में नहीं सोची तो तुम फिक्र नहीं करो, अब से वो मैं तुम्हारे लिए सोच लिया करूंगा। ये सुनकर शॉनिंग मुस्कुराने लगती तो यूएंग कहता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो। शॉनिंग कहती है कि कुछ भी नहीं, बस मैं शादी के बाद के चेंज को महसूस कर रही हूँ। शॉनिंग यूएंग को बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। यूएंग यहाँ पर खड़ा शॉनिंग को तब तक देखता रहता है जब तक अपने रूम में नहीं पहुँच जाती। आज यूएंग अपनी और शॉनिंग की पिक्चर को अपने वॉलेट में लगा लेता है। अब सिस्टर जिंग शॉनिंग को ड्रेस देते हुए कहती है कि तुम्हें आज मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। शॉनिंग को यूएंग का मैसेज आता है कि आज रात हम काम के बाद डिनर करते हैं, लेकिन शॉनिंग कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब लिफ्ट में यूएंग की मुलाकात शॉनिंग से हो जाती है। डायरेक्टर याओ सिस्टर जिंग से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम लोग डिनर के लिए जा रहे हो, तो सिस्टर जिंग कहती है कि हाँ। यूएंग शॉनिंग को मैसेज करता है कि क्या इस वजह से तुमने मेरे साथ डिनर करने से इनकार किया है। शॉनिंग कहती है कि काम के लिए ये सब तो करना पड़ता है। सिस्टर जिंग डायरेक्टर याओ से कह रही होती है कि हमारे डिपार्टमेंट के बारे में कुछ रूमर्स फैले हुए हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका डिपार्टमेंट उन रूमर्स पर यकीन नहीं करेगा। यूएंग को इस डिनर वाली बात पर गुस्सा होता तो ये सिस्टर जिंग से कहने लगता है कि ये रूमर्स सच है या नहीं इसका फैसला तो हम खुद कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो बाउंड्रीज में ही अच्छे लगते हैं। ये सुनकर सिस्टर जिंग कहने लगती है कि क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं, तो यूएंग कहते हैं कि नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ कुछ टिप्स दे रहा हूँ। शॉनिंग पार्किंग एरिया में जब सिस्टर जिंग का इंतजार कर रही होती है तो यूएंग यहाँ पर आकर शॉनिंग को अपना कोट पहना देता है। शॉनिंग इससे कहती है कि तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं। यूएंग इसकी बात का जवाब नहीं देता और इससे पूछता है कि तुम कहाँ पर डिनर करने के लिए जा रही हो, तो शॉनिंग कहती है कि नैन्सी रेस्टोरेंट में। यूएंग कहता है कि तुम्हें वहाँ पर जाकर ड्रिंक भी करनी पड़ेगी, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शॉनिंग कहती है कि मैं जाना चाहती क्योंकि अब मैं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आ गई हूँ, तो मैं अपनी जॉब को प्रॉपर तरीके से करना चाहती हूँ। यूएंग कहता है कि तुम पहले से काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हो। शॉनिंग कहती है कि लिफ्ट में तुम सिस्टर जिंग से इस तरह से बात क्यों कर रहे थे। यूएंग कहते हैं क्योंकि उसकी वजह से हमारा पहला डिनर खराब हो गया है। शॉनिंग कहती है कि तुम कोई ऐसे इंसान नहीं हो जो अपने काम और पर्सनल लाइफ को मिक्स करता हो। यूएंग कहता है कि तुम कब से मुझे इतना अच्छे से जानने लगी, तो शॉनिंग कहती है कि मैंने तुम्हें काम करते हुए देखा है। यूएंग कहता है कि सिस्टर जिंग अक्सर काम करते हुए बाउंड्रीज को तोड़ देती है, इसलिए मैं सिर्फ उसको एडवाइस दे रहा था। इतने में शॉनिंग देखती है कि सिस्टर जिंग यहाँ पर आ रही है, जल्दी से यूएंग इसको कोट देती हुई कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब शॉनिंग सिस्टर जिंग के साथ डिनर के लिए आ जाती हैं। ये क्लाइंट शॉनिंग की इंफॉर्मेशन से काफी इम्प्रेस हो रहा होता है। असल में यहाँ पर आने से पहले सिस्टर जिंग और शॉनिंग ने सारी प्लानिंग की होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए अपने क्लाइंट को कैसे कन्विंस करने वाली हैं। इन दोनों की प्लानिंग काम कर जाती है। ये क्लाइंट कहता है कि तुम लोग मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यूएंग डायरेक्टर याओ के साथ चाय पी रहा होता है। यूएंग बार बार अपने फोन को देखे जा रहा होता है, तो डायरेक्टर याओ कहते हैं कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के मैसेज का इंतजार कर रहे हो। यूएंग कहता है कि आपसे कुछ भी छुपा नहीं रह सकता, और ये डायरेक्टर याओ को बताता है कि हाँ अब मेरी गर्लफ्रेंड है। डायरेक्टर याओ बड़े हैरान होते कहते हैं कि ये कब हुआ। यूएंग कहते हैं कि अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है, जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसको आपसे मिलवाने के लिए जरूर लेकर आऊंगा। अब शॉनिंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती। सिस्टर जिंग शॉनिंग को संभालते हुए टैक्सी ढूंढ रही होती है, लेकिन यहाँ पर इनको कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही होती। इतने में यहाँ पर यूएंग आ जाता है। सिस्टर जिंग यूएंग से पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यूएंग कहता है कि मैं यहाँ पर काम से आया था। यूएंग सिस्टर जिंग से कहता है कि इस टाइम पर आपको टैक्सी नहीं मिलेगी तो मैं आपको छोड़ देता हूँ।
हूँ। यूहेंग अब शॉनिंग को सिस्टर जिंग को यहाँ से लेकर चला जाता है। सिस्टर जिंग को ड्रॉप करने के बाद यूहेंग शॉनिंग को इसके घर पर लेकर आता है। जब ये इसका बैग उठा रहा होता है तो घर की चाबियां गाड़ी में गिर जाती हैं। यूहेंग इसको बहुत मुश्किल से ऊपर लेकर आता है और इसका बैग चेक करते हुए इसे पूछ रहा होता है कि चाबियां कहाँ पर हैं। तो शॉनिंग कहती कि मुझे नहीं मालूम। जब इसको चाबियां नहीं मिलती तो ये दरवाजा नॉक करता है, लेकिन कोई दरवाजा भी नहीं खोलता। तो यूहेंग शॉनिंग के मॉम को कॉल करता है। यूहेंग शॉनिंग की मॉम से पूछता है कि क्या आप लोग घर पर नहीं हैं। तो मॉम कहती है कि नहीं, हम तो शॉनिंग की आंट के घर पर आए हुए हैं। यूहेंग कहता है कि मैं शॉनिंग को घर पर लेकर आया हूँ, लेकिन उसके पास चाबियां नहीं है। मॉम कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम इसको अपने घर ले जाओ। वैसे भी अब तुम दोनों की शादी हो गई है, जब मैं वापस आऊंगी तो मैं शॉनिंग का सामान भेज दूंगी। यूहेंग कहते हैं कि ठीक है। अब यूहेंग शॉनिंग को लेकर अपने घर पर आ जाता है। शॉनिंग यूहेंग से पूछ रही होती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो यूहेंग कहता है कि हमारा घर है। अब यूहेंग बहुत मुश्किल से शॉनिंग को सोफा तक लेकर आता है। ये शॉनिंग को इस तरह से देखकर सिस्टर जिंग पर गुस्सा कर रहा होता है कि इसकी वजह से शॉनिंग को कितनी ड्रिंक करनी पड़ी है। यूहेंग शॉनिंग को ब्लैंकेट दे रहा होता है तो शॉनिंग ब्लैंकेट को साइड पर करते हुए कह रही होती है कि मुझे गर्मी लग रही है। शॉनिंग यूहेंग को देखते हुए कहने लगती है कि तुम बहुत गुड लुकिंग हो। ये कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ये बात नहीं बताई, अगर तुम इतने गुड लुकिंग नहीं होते तो मैं तुमसे शादी करने के लिए भला कैसे तैयार होती। यही बातें करते हुए शॉनिंग सो जाती है। यूहेंग शॉनिंग को इस तरह से देखकर थोड़ा शॉक हो गया होता है। यूहेंग जब अपने रूम में आता है तो इसको चंगी का मैसेज आता है कि मुझे ब्रोड में एक नई मेडिसिन मिली है जो कि तुम्हारी मॉम के लिए काम कर सकती है। बस मसला ये है कि उसकी कीमत काफी ज्यादा है। अगली सुबह यूहेंग शॉनिंग के लिए पानी लेकर जब रूम में आता है तो शॉनिंग अभी तक सो रही होती है। इसको देखकर यूहेंग अपने आप से कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब सच है। यूहेंग अब यहाँ से चला जाता है। शॉनिंग की जब आंख खुलती है तो ये देखकर हैरान होती है कि मैं कहाँ पर हूँ। जब ये नीचे आती है तो यूहेंग ने इसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया होता है। यहाँ पर एक नोट लिखा होता है। इसमें यूहेंग ने ये लिखा होता है कि तुम्हारा सामान तुम्हारे मॉम डैड ने भिजवा दिया है। यूहेंग कहता है कि इस नोट के साथ मेरे घर की चाबी भी पड़ी हुई है। पहले ये मेरा घर था, लेकिन अब से ये हम दोनों का घर है। घर वाली बात सुनकर शॉनिंग काफी खुश दिखाई दे रही होती है। अब जाओ काई वाले केस की वजह से इनके मैनेजर मिस्टर जियांग को भी काम से निकाला जा रहा होता है। शॉनिंग भी जब ऑफिस आती है तो इसे इस सब के बारे में मालूम होता है कि अपनी कोलीग से पूछती है कि अब हमारे डिपार्टमेंट को कौन मैनेज करेगा। तो इसकी कोलीग्स कहने लगती है कि मैंने सुना है कि एक नया लीडर आने वाला है और मैंने ये भी सुना है कि हमारे डिपार्टमेंट को डिवीजन 2 के साथ मर्ज किया जा रहा है। और शॉनिंग की मुलाकात अपनी पुरानी कोलीग जॉनन से होती है। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हुए ये कह रही होती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शॉनिंग जॉनन से कहती है कि हम दोनों साथ में लंच करने के लिए चलते हैं। कैफेटेरिया आते हुए जॉनन इसको कुछ पिक्चर्स दिखा रही होती है। शॉनिंग ये पिक्चर्स देख रही होती है, इसीलिए इसकी टक्कर यूहेंग से हो जाती है। शॉनिंग ये देखकर हैरान होती है कि इसकी टक्कर यूहेंग से हुई है। अब जब ये लोग खाना ले रहे होते हैं तो यूहेंग अपनी पॉकेट चेक कर रहा होता है कि ये अपना कार्ड ऑफिस में भूल आया है। ये देखकर शॉनिंग जल्दी से यूहेंग का बिल भी पे कर देती है। अब शॉनिंग जॉनन के साथ खाना लेकर यूहेंग के टेबल पर ही बैठ जाती है। यूहेंग का कोलीग इससे पूछता है कि तुम्हारी गर्दन पर स्क्रैच है। इस स्क्रैच को देखते हुए यूहेंग का कोलीग पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर शॉनिंग एम्बैरेस हो रही होती है। यूहेंग अपने कोलीग से कहता है कि मेरे घर पर जो बिल्ली है उसकी वजह से मेरी गर्दन पर ये निशान है। शॉनिंग ये सुनकर हंस रही होती है। फिर ये दोनों साथ में घर का सामान लेने के लिए आ जाते हैं। शॉनिंग को यूहेंग के साथ शॉपिंग करना काफी अच्छा लगता है। फिर ये दोनों अपने घर में थोड़ी बहुत चेंजिंग्स कर लेते हैं। आज शॉनिंग जब यूहेंग के साथ ऑफिस जा रही होती तो ये यूहेंग से कहती कि तुम मुझे साइड पर ही उतार दो। शॉनिंग कहती कि हमारे रिलेशनशिप के बारे में अभी ऑफिस में किसी को भी नहीं मालूम। अब मुझे लगता है कि अभी ये बात डिस्क्लोज करना सही भी नहीं है। यूहेंग कहते लेकिन क्यों? शॉनिंग कहती कि सब कुछ इतना जल्दी हुआ है, मुझे अभी उन्हें इस सब के बारे में बताने का मौका नहीं मिला। ये यूहेंग से कहती कि तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो। यूहेंग कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। ये शॉनिंग के कहने पर इसको साइड पर ही उतार देता है। आज शॉनिंग के डिपार्टमेंट में नया मैनेजर आने वाला होता है, इसलिए सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर वो मैनेजर कौन होगा। डायरेक्टर याओ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इसके नए मैनेजर से मिलवाने के लिए आते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि यूहेंग होता है। ये देखकर तो शॉनिंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। शॉनिंग अब यूहेंग को मैसेज करती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है। इतने में इसको डायरेक्टर याओ की कॉल आ जाती जो कि इसको अर्जेंट मीटिंग के लिए बुला रहे होते हैं। इसलिए यूहेंग शॉनिंग से कहता है कि मैं बिजी हूँ, नहीं मिल सकूंगा। ये मैसेज देखकर शॉनिंग गुस्सा होती है कि यूहेंग ने इससे इस बारे में कोई बात ही नहीं की। अब काम से जब यूहेंग फ्री हो जाता है तो ये शॉनिंग को मैसेज करता है कि हम दोनों आज साथ में डिनर करते हैं और शॉनिंग से पूछ रहा होता है कि तुम क्या खाना चाहोगी। लेकिन शॉनिंग कहती है कि आज डिनर के लिए मैं अपने मॉम डैड के घर जा रही हूँ। दूसरी तरफ शॉनिंग की मॉम इसको सब्जियां खरीदना सिखा रही होती है और ये भी कहती है कि अब तुम्हें कुकिंग करनी सीख लेनी चाहिए। डैड कह रहे होते हैं कि यूहेंग को खाना बनाना आता है तो शॉनिंग को खाना बनाना सीखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मॉम कहती है कि अब उसकी शादी हो गई है तो खाना बनाना सीखना काफी जरूरी है। शॉनिंग अपने डैड से पूछते कि आपको कैसे मालूम कि यूहेंग को खाना बनाना आता है। डैड कहते कि मैंने गेस किया है। जब ये लोग घर पहुँचते तो यूहेंग ने डिनर तैयार कर
कर लिया होता है। शॉनिंग यूहिंग को यहाँ पर देखकर काफी हैरान होती है। शॉनिंग यूहिंग से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूहिंग कहता है कि मैंने तो कहा था कि तुम डिनर के लिए अपने पेरेंट्स के घर पर जा रही हो, इसीलिए मैं भी यहाँ पर आ गया। शॉनिंग यूहिंग से कहती है कि मैं घर पर जाकर तुमसे बात करूंगी। अब ये सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाने के दौरान यूहिंग शॉनिंग को मछली ट्राई करने के लिए देता है, लेकिन शॉनिंग ये साइड पर रख देती है। मॉम भी इन दोनों को नोटिस कर रही होती है। यूहिंग अब शॉनिंग को मैसेज करता है कि आखिर आज तुम्हें हुआ क्या है। तो शॉनिंग कहती है कि हम डिनर के बाद बात करेंगे। मॉम इन दोनों को इस तरह से बात करता हुआ देखकर पूछने लगती है कि आखिर तुम दोनों को हुआ क्या है। शॉनिंग यूहिंग को इशारा करते हुए कहने लगती है कि हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन यूहिंग शॉनिंग के पेरेंट्स को इस नई जॉब ऑफर के बारे में बताने ही वाला होता है कि शॉनिंग कहने लगती है कि अंकल लू ने कहा था कि उन्हें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, मुझे आपको ये बात पहले बताना भूल गई थी। डैडी सुनते ही कहते हैं कि मुझे फौरन जाकर चेक करना होगा। डैड मॉम को भी अपने साथ लेकर जाने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं, लेकिन मॉम जाना नहीं चाह रही होती। लेकिन शॉनिंग के डैड जबरदस्ती इसकी मॉम को लेकर यहाँ से बाहर चले जाते हैं। असल में शॉनिंग के डैड इसका हिंट समझ गए होते हैं, इसलिए घर के बाहर आकर इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। शॉनिंग यूहिंग से कहने लगती है कि तुम मेरे मॉम डैड को भी ये बताने वाले थे कि तुम अब मेरे बॉस बन जाओगे। शॉनिंग कहने लगती है कि क्या मेरे पेरेंट्स ये बात सुनकर परेशान नहीं हो जाएंगे, लेकिन फिर कहती है कि अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा रिलेशनशिप जल्दी खत्म होने वाला है। यूहिंग ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है, इससे पूछता है कि तुम आखिर क्या सोच रही हो। शॉनिंग कहती है कि ब्रेकअप का। यूहिंग कहते हैं लेकिन क्यों। शॉनिंग कहती है कि तुम जानती हो कि हमारे बैंक में ऑफिस रोमांस को कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर हमारे रिलेशनशिप के बारे में ऑफिस में मालूम हो गया तो हम दोनों में से किसी एक को बैंक छोड़कर जाना होगा। वो तुम्हें तो काम से नहीं निकालेंगे, इसीलिए अपनी जॉब छोड़कर मुझे ही जाना होगा। शॉनिंग कहती है कि अपना हर दिन डर में गुजारने से बेहतर है कि हम इस रिलेशनशिप को ही खत्म कर दें। यूहिंग इससे कहता है कि तुम इस बारे में परेशान थी। ये शॉनिंग से कहता है कि अगर तुम मुझसे ना भी पूछते तो मैं तुम्हें ये बात बताने वाला था कि प्रेसिडेंट ने मुझे ये जॉब ऑफर की है। मेरे पास इस जॉब ऑफर को इनकार करने की चॉइस नहीं है। लेकिन मुझे ये बात जानकर बहुत हैरानगी हो रही है कि इतने छोटे से मसले पर तुम मुझसे ब्रेकअप करने की बात कर रही हो। क्या तुम इस तरह से हमारे रिलेशनशिप को आगे लेकर चलोगी। शॉनिंग इसकी बातें सुनते हुए खाना खा रही होती है और इसके गले में मछली का कांटा फंस जाता है। यूहिंग कहता है कि क्या ये स्टक हो गया। शॉनिंग कहती है कि हाँ। शॉनिंग के बात सुनते ही इसके मॉम डैड भी फौरन अंदर आ जाते हैं। मॉम पूछती है कि क्या हुआ है, तो यूहिंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि मछली का कांटा शॉनिंग के गले में फंस गया है। यूहिंग कहता है कि फिक्र नहीं करे, मैं शॉनिंग को फौरन हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। अब यूहिंग शॉनिंग को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। यूहिंग नर्स से पूछता है कि क्या इस प्रोसीजर से पेशेंट को बहुत दर्द होगी, तो ये नर्स कहती है कि आप फिक्र नहीं करे, ज्यादा दर्द नहीं होगी। लेकिन शॉनिंग काफी डरी हुई दिखाई दे रही होती है। अब डॉक्टर शॉनिंग के गले से कांटा निकाल देता है। यूहिंग शॉनिंग से कहने लगता है कि तुम रो नहीं, अब सब कुछ ठीक हो गया है। शॉनिंग कहती है कि मैं रो तो नहीं रही थी। इतने में ही नर्स कहने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी बहुत केयर करता है। ये सुनकर शॉनिंग यूहिंग से कहती है कि अब हम चलना चाहिए। अब जब ये दोनों कार में आकर बैठते हैं तो शॉनिंग इसको एक्सप्लेन करने का मौका देती है। यूहिंग कहता है कि प्रेसिडेंट ने मुझे ये जॉब ऑफर किया, उसके पीछे एक कारण है। अब दिखाया जाता है कि डायरेक्टर याओ यूहिंग से कहते हैं कि 2 दिन पहले मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को तुम मैनेज करो, क्योंकि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मसला ये है कि इस डिपार्टमेंट का कोई भी लीडर नहीं है। डायरेक्टर याओ कहते हैं कि हेड ऑफिस ने हमें इस डिपार्टमेंट का इशू को हल करने के लिए सिर्फ 1 साल का वक्त दिया है। यूहिंग शॉनिंग को बताता है कि हेड ऑफिस ने ये शर्त रखी है कि इस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को 50 गुना बढ़ाना होगा। शॉनिंग कहती है कि तो बहुत मुश्किल टास्क है। यूहिंग की कंडीशन भी समझ आती है, कहती है कि तुम डायरेक्टर याओ को इनकार नहीं कर सकते। यूहिंग कहता है कि डायरेक्टर याओ ने हमेशा ही मेरी बहुत मदद की है। जब मैं बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहता तो उस टाइम पर स्कॉलरशिप मिलना इतना आसान नहीं था, लेकिन डायरेक्टर याओ ने स्कॉलरशिप दिलवाने में मेरी बहुत मदद की। शॉनिंग कहती कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम उनके एहसान का बदला चुकाना चाह रहे हो। यूहिंग कहता है कि मैं ये जॉब करने के लिए इसलिए तैयार हो गया हूँ क्योंकि मुझे अपनी मॉम की बीमारी के लिए पैसों की जरूरत है। ये सुनने के बाद शॉनिंग कहती है कि अगर मैं भी तुम्हारी जगह पर होती तो मैं भी ऐसा ही करती। यूहिंग कहता है कि हम दोनों की शादी होने वाली है और मैं तुम्हारी परेशानी को भी समझता हूँ। यूहिंग कहता है कि फ्यूचर में अगर तुम्हारे जॉब को लेकर कोई भी मसला होगा तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसकी वजह से तुम्हें कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी और हम दोनों मिलकर चीजों को सॉल्व कर लेंगे। शॉनिंग कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को ही ठंडे दिमाग से अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए, और ये यूहिंग से कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। यूहिंग शॉनिंग से कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम सोचने में ज्यादा वक्त ना लगा देना। घर पर आने के बाद यूहिंग को डायरेक्टर याओ की कॉल आती है जो कि इससे कहते हैं कि क्या तुमने सोच लिया है। शॉनिंग पानी लेने के लिए जब नीचे आती है तो ये यूहिंग को फोन पर बात करते हुए सुनने लगती है। यूहिंग डायरेक्टर याओ से यही कह रहा होता है कि मैं अभी अपने डिपार्टमेंट में ही रहना चाहता हूँ, अगर कोई और काम हुआ तो उसमें मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर शॉनिंग को बुरा लग रहा होता है। यूहिंग डायरेक्टर
डायरेक्टर याओ से कहता है कि मैं अपनी मॉम के इलाज के लिए जो पैसे हैं उनका बंदोबस्त कहीं और से कर लूंगा। शाओनिंग इस बात को सोचकर परेशान हो रही होती है कि यूहिंग ने इसकी खातिर इस अपॉर्चुनिटी पर गिव अप कर दिया है। अगले सुबह शाओनिंग यूहिंग से कहती है कि इस ट्रांसफर वाली बात पर मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। शाओनिंग कहती है कि असल में बात यह है कि मैं इस साल 27 साल की होने वाली हूँ, लेकिन अभी तक मेरी जॉब स्टेबल नहीं है। इसी स्ट्रेस की वजह से मैं तुम पर गुस्सा हो गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब कोई भी ऐसा मसला हो जिसकी वजह से मुझे अपने काम को लेकर सफर करना पड़े। यूहिंग कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मैंने कल डायरेक्टर याओ को इनकार कर दिया था। शाओनिंग कहती है लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी खातिर इस अपॉर्चुनिटी पर गिव अप करो। शाओनिंग यूहिंग से कहती है कि हम दोनों एक एग्रीमेंट करते हैं। यूहिंग कहता है कि कैसा एग्रीमेंट? शाओनिंग कहती है कि इस एग्रीमेंट की डेडलाइन 1 साल होगी। शाओनिंग कहती है कि इस 1 साल में जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप डिस्क्लोज होगा तो वो हार जाएगा, वो खुद ही चला जाएगा। यूहिंग कहते हैं लेकिन अगर इस 1 साल में हम दोनों का रिलेशनशिप स्टेबल रहा और हमारे काम को भी इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो फिर हम ऑफिशियली शादी कर लेंगे। शाओनिंग इसके लिए मान जाती है। अब शाओनिंग ने इस एग्रीमेंट में अपने लिए कुछ गोल्स लिखे होते हैं। शाओनिंग कहती है कि इस 1 साल में मैं एक रेगुलर एम्प्लॉय बन जाऊंगी और 10 मिलियन का डिपॉजिट भी जमा करूंगी। यूहिंग इस पेपर पर लिखता है कि मैं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस डबल कर दूंगा। ये दोनों अपने एग्रीमेंट पर अब स्टैंप लगा लेते हैं। आज यूहिंग इनके डिपार्टमेंट में ऑफिशियली अपॉइंट हो जाता है। अब शाओनिंग नोटिस करती है कि सुबह जल्दी में ये यूहिंग का ऑफिस कार्ड ले आई है। शाओनिंग जल्दी से ये कार्ड अपने कोट में छुपा लेती है। अब यूहिंग इन सब से इनका इंट्रोडक्शन लेने के बाद कहता है कि मैं आप सब लोगों को आज डिनर पर इनवाइट करता हूँ। यूहिंग के इस डिपार्टमेंट में आने की खुशी साओ फेंग को बिल्कुल भी नहीं हुई होती, इसलिए ये यूहिंग से कहता है कि मैं काम के बाद फ्री नहीं हूँ तो मैं ये डिनर अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ये देखकर बाकी कोलीग्स भी यही कहने लगते हैं कि हम आज का डिनर नहीं कर पाएंगे। ये देखकर यूहिंग कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम डिनर फिर किसी और दिन कर लेंगे। अब यूहिंग अपने ऑफिस से सबको काम करता हुआ दिख रहा होता है। शाओनिंग यूहिंग को इशारा करके बताती है कि हम दोनों के कार्ड्स एक्सचेंज हो गए हैं। यूहिंग ये देख तो लेता है लेकिन शाओनिंग को कोई भी जवाब नहीं देता। आज शाओनिंग वेई के साथ लंच कर रही होती है। वेई इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही होती है। जैसे ये यूहिंग का नाम लेती है तो शाओनिंग इसको कहती है कि तुम्हें पब्लिक में उसका नाम नहीं लेना चाहिए, अगर किसी को हम दोनों के बारे में मालूम हो गया तो बहुत मसला हो जाएगा। वे ये कहने लगती है कि हाँ, ऑफिस रोमांस अलाउ नहीं है, लेकिन वैसे ये होता बहुत थ्रिलिंग है। शाओनिंग कहती है कि हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो। वेई को तो इसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा होता। ये यूहिंग के बारे में बात कर रही होती कि इतने में यूहिंग यहाँ पर आ जाता है। शाओनिंग तो यूहिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। यूहिंग कहता है कि क्या तुम लंच में बस यही खा रही हो? तो शाओनिंग कहती है कि काफी अच्छा है, अगली बार तुम भी ट्राई करना। अब ये दोनों टेबल के नीचे से अपने कार्ड्स एक्सचेंज कर लेते हैं। यूहिंग शाओनिंग के लिए कॉफी लाया होता है। ये इसको कहता है कि तुम याद से इसको पी लेना। ये कहकर यूहिंग यहाँ से चला जाता है। लंच ब्रेक के बाद सिस्टर चेंग शाओनिंग से कहती है कि यूहिंग ने सबको मीटिंग के लिए बुलाया है तो तुम जल्दी से मीटिंग रूम में आ जाओ। जाफिंग कहता है कि हम लोग दोपहर में मीटिंग क्यों कर रहे हैं? सिस्टर चेंग कहती है कि तुम्हें यही सवाल जाकर यूहिंग से पूछ लेना चाहिए। अब सब लोग मीटिंग के लिए आ जाते हैं लेकिन जाफिंग नहीं आता और यूहिंग बार बार अपनी घड़ी को देखकर जाफिंग के आने का इंतजार कर रहा होता है। यूहिंग अपनी घड़ी को ही देख रहा होता है कि इतने में जाफिंग अपने 2 कलीग्स के साथ यहाँ पर आ जाता है। यूहिंग पूछता है कि क्या सब यहाँ पर आ गए हैं? तो जाफिंग कहता है कि हाँ। ये सुनते यूहिंग कहता है कि मीटिंग खत्म हो गई है। ये कहकर ये चला जाता है। सब काफी हैरान हो रहे होते हैं कि आखिर यूहिंग ने ऐसा क्यों किया है। ये लोग यहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि इतने में यूहिंग वापस आ जाता है। कहता है कि मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा कुछ हो, इसीलिए मैं वीचैट पर सबका एक ग्रुप बना रहा हूँ। ये कहकर यूहिंग चला जाता है। यूहिंग के यहाँ पर आने की वजह से जाफिंग काफी गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। वापस घर आने के बाद शाओनिंग कहती कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम अपने पहले ही दिन सब एम्प्लॉयज को डरा दोगे। यूहिंग कहता है लेकिन तुम तो मुझे काफी रिलैक्स दिखाई दे रही थी। ये बर्तन धोने के लिए जाने वाला होता है तो शाओनिंग इससे कहती है कि आज मैं बर्तन धोऊंगी। शाओनिंग घर के काम करने के लिए दिन सेट कर लेती है कि मंडे टू फ्राइडे मैं काम किया करूंगी और ट्यूसडे टू सैटरडे तुम काम किया करोगे। यूहिंग कहते है कि ठीक है, फिर तुम बर्तन धो लो, बाकी का काम मैं कर लेता हूँ। शाओनिंग अपने पाँव को देख रही होती है तो यूहिंग इससे पूछता है कि क्या हुआ है। शाओनिंग कहती है कि कुछ नहीं, बस जो नए जूते वो थोड़े से टाइट हैं। ये बात सुनकर यूहिंग शाओनिंग के शूज की तरफ देखने लगता है। अब यूहिंग इंटरनेट से देखकर शाओनिंग के जूते थोड़े से खुले करने की कोशिश कर रहा होता है। अब शाओनिंग को डिश वॉशर चाहिए होता है जो कि ऊपर वाले कबर्ड में पड़ा होता है। ये देखकर यूहिंग शाओनिंग की डिश वॉशर उतारने में मदद करने के लिए आता है। ये देखकर शाओनिंग जैसे ही पीछे मुड़ती है तो ये एक्सीडेंटली यूहिंग को किस कर लेती है। अब ये दोनों ही बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। यूहिंग शाओनिंग से कहता है कि डिश वॉशर यहाँ पर है। शाओनिंग उसको थैंक्स बोल
बोलती है सुनने के बाद यूहेंग यहाँ से चला जाता है। आज शाओनिंग वेई से ये बात शेयर करने के लिए आई होती है। वेई सुनने के बाद शाओनिंग से कहती है कि तुम दोनों को अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। इतने में इसको ग्रुप में मैसेज आता है कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। ये देखकर शाओनिंग कहती है कि तुम्हारी एडवाइसेस मैं बाद में कभी सुनूंगी, भी मुझे मीटिंग के लिए जाना है। शाओनिंग जब यहाँ से जा रही होती है तो वेई कहती है कि तुमने तो कहा था कि ये शूज तुम्हें टाइट है, तो तुमने इन्हें क्यों पहना हुआ है। शाओनिंग कहती है कि अब ये टाइट नहीं लग रहे मुझे। ये कहकर शाओनिंग यहाँ से चली जाती है। इस मीटिंग में सब लोग ये बता रहे होते हैं कि इनके पास कितने क्लाइंट्स हैं और अपने क्लाइंट्स को लेकर इनके क्या प्लान्स हैं। यूहेंग कहने लगता है कि मुझे हर किसी से बेस्ट रिजल्ट चाहिए। यूहेंग शाओनिंग से भी कहते हैं कि अगर 6 महीनों के अंदर तुमने बिजनेस असेसमेंट पूरी नहीं की तो तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। शाओनिंग अपने आप से कहती है कि मैंने इससे कहा था कि इसको सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। अब वेई के पास एक आदमी आता है जो कि कहता है कि मुझे लोन डिपार्टमेंट जाना है। वेई कहती है कि क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है, तो ये आदमी कहने लगता है कि वहाँ पर मेरा एक दोस्त काम करता है। वेई कहती है कि मैं आपको ऐसे तो अंदर नहीं जाने दे सकती, आपको यहीं पर बैठकर इंतजार करना होगा। अब ये आदमी देखता है कि यहाँ का एक एम्प्लॉय अंदर जा रहा है, तो इस बात का फायदा उठाते हुए ये अंदर चला जाता है। ये देखकर फिर ये जल्दी से गार्ड्स को बुलाती है। अब ये आदमी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आकर कहने लगता है कि क्या आप लोग लोन देते हैं, तो शाओनिंग का कलीग कहते हैं कि अगर तुम्हें लोन चाहिए तो तुम्हें उसके लिए नीचे जाना होगा। ये सुनकर कि आदमी गुस्सा हो जाता है और हथियार दिखाकर इन दोनों को डराने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर शाओनिंग इस आदमी के पास आ जाती है, कहने लगती है कि आपका जो भी मसला है वो मुझे बता सकते हैं। ये आदमी कहते हैं कि लियोन ने मुझे 88,000 यॉन का मैच मेकिंग लोन लेने के लिए कहा। मैंने ये लोन लिया और ये पैसे मैंने उस गर्लफ्रेंड को दे दिए जिससे मैं ब्लाइंड डेट पर मिला था, और ये ब्लाइंड डेट लियोन ने ही अरेंज करवाई थी, लेकिन बाद में मेरी गर्लफ्रेंड ये पैसे लेकर भाग गई। अब तुम लोगों का बैंक मुझे फोर्स कर रहा है कि मुझे पैसे वापस करने होंगे। ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है। पैसे तो वो लड़की लेकर भाग गई है, लेकिन मुझे पैसे क्यों वापस करने होंगे। यूहेंग सिस्टर जिंग के साथ जब ऑफिस आ रहा होता है तो इसने भी इस आदमी को देख लिया होता है। सिस्टर जिंग से कहता है कि तुम जल्दी से पुलिस और सिक्योरिटी को कॉल करो। ये आदमी शाओनिंग से कह रहा होता है कि मेरा लोन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो तुम लोग। यूहेंग शाओनिंग को पीछे हटने का इशारा कर रहा होता है। शाओनिंग कहती है कि तुम्हें अपने लोन कॉन्ट्रैक्ट का कोड तो याद ही होगा, और जल्दी से टैब पकड़ लेती है। कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अभी कैंसिल कर देती हूँ। इसका कोड याद नहीं होता तो शाओनिंग कहती है कि कोई बात नहीं, फेस रिकग्निशन से भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट सामने आ जाएगा। अब इस आदमी का ध्यान इन सब की बातों पर हो गया होता है। इतने में ही यूहेंग इस आदमी के पास आता है और इसके हाथ में जो चाकू होता है वो छीन लेता है। ये देखकर ये आदमी कहता है कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला है। ये शाओनिंग पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन यूहेंग शाओनिंग के सामने आ जाता है, इसलिए यूहेंग का बाजू जख्मी हो जाता है। शाओनिंग के कुलीग जल्दी से इस आदमी को जाकर पकड़ लेते और इतने में सिक्योरिटी भी यहाँ पर आ गई होती है। शाओनिंग यूहेंग को इस तरह से देखकर बहुत परेशान हो जाती है। यूहेंग इससे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ये लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं। सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं तो डॉक्टर बाहर आकर पूछने लगते हैं कि यूहेंग की फैमिली कौन है। शाओनिंग जवाब ही देने वाली होती है कि इससे पहले सिस्टर जिंग पूछने लगती है कि यूहेंग की कंडीशन कैसी है। डॉक्टर कहते हैं कि जख्म गहरा नहीं है तो आराम करने से ठीक हो जाएगा। शाओनिंग इसी मौके का फायदा उठाकर यूहेंग को देखने के लिए रूम में आ जाती है। शाओनिंग इससे पूछती है कि तुम कैसे हो। यूहेंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम काफी बहादुर हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो हमें साथ में देख लेंगे। शाओनिंग यूहेंग से कहती है कि तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ। इसका हाथ देखते हुए कहती है कि अगर तुम ज्यादा जख्मी हो जाते तो। यूहेंग कहता है कि तब भी ये तुम्हारे जख्मी होने से बेहतर ही था। ये सुनकर शाओनिंग कुछ देर के लिए पॉज हो जाती है। शाओनिंग यूहेंग से कहने लगती है कि मैं कोई मौका तलाश करके तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। यूहेंग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम उस एग्रीमेंट को भूल गई हो जो हमने कल साइन किया था। इतने में ही यूहेंग को देखने के लिए सिस्टर जिंग अंदर आ जाती है। ये देखकर ये दोनों ही पैनिक कर जाते हैं। सिस्टर जिंग पर्दा साइड पर करने वाली होती है, लेकिन यूहेंग पर्दे को पकड़ लेता है। सिस्टर जिंग हैरान हो रही होती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। सिस्टर जिंग को कहीं शक न हो जाए इसलिए यूहेंग इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। सॉफिंग कहने लगता है कि शाओनिंग कहाँ पर है, वो भी तो हमारे साथ ही थी। सिस्टर जिंग कहती है कि मैं उसको भी कॉल करती हूँ। ये सुनते ही शाओनिंग जल्दी से अपना फोन साइलेंट पर कर लेती है। सिस्टर जिंग कहती है कि वो अपने फोन का जवाब नहीं दे रही, शायद वो बैंक वापस चली गई है। यूहेंग कहता है कि आप लोगों को भी वापस आना चाहिए। सिस्टर जिंग कहती है लेकिन तुम्हें ट्रिप के लिए हॉस्पिटल में रुकना है। यूहेंग सिस्टर जिंग से कहता है कि आप वापस चले जाएं, सॉफिंग मेरे साथ रुक जाएगा। ये सुनकर तो सॉफिंग हैरान हो रहा होता है। जैसे ही सॉफिंग और सिस्टर जिंग बाहर जाती हैं, तो यूहेंग भी बाहर चला जाता है ताकि शाओनिंग
रूम से बाहर आ सके। शॉनिंग कब जब हॉस्पिटल से जा रही होती है तो लूसी सिंह शॉनिंग को देख लेता है। लूसी सिंह शॉनिंग के पास जाने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही शॉनिंग यहाँ से चली जाती है। अब सिस्टर सिंह शॉनिंग को लेकर इसे ब्लाइंड डेट मार्केट आ जाती है। एक्चुअल में इसका ही नाम चियान ली यन होता है। जैसे ये दोनों यहाँ पर पहुँचती है तो जाओफेंग भी यहाँ पर आ जाता है। अब जल्दी से मैच मेकिंग कंपनी की एम्प्लॉयज आ जाती है। एक एम्प्लॉय शॉनिंग को पहचान जाती है, कहने लगती है कि एक लड़के की इन्फॉर्मेशन तुम्हारी रिक्वायरमेंट को मैच करती है। ये यूहिंग का नाम लेने ही वाली होती है कि शॉनिंग इसको बहाने से अंदर ले आती है। ये लड़की कहने लगती है कि हम लोग बेस्ट मैच मेकर्स हैं। ये शॉनिंग को बॉल देखने के लिए कहती है। शॉनिंग जब देखती है तो यूहिंग और इसकी तस्वीर साथ में लगी होती है। जैसे एम्प्लॉय यहाँ से जाती है तो शॉनिंग अपनी यूहिंग की तस्वीर उतार लेती है। अब सिस्टर सिंह भी शॉनिंग के साथ आकर बैठ जाती है, लेकिन ये एम्प्लॉय शॉनिंग से कहती है कि मैं भी आपको यूहिंग की प्रोफाइल दिखाने वाली हूँ, आप दोनों का मिलना तो किस्मत में लिखा है। शॉनिंग कहने लगती है कि मुझे जरूरत नहीं है देखने की, लेकिन ये एम्प्लॉय किसी और की तस्वीर गलती से शॉनिंग को दिखा देती है। ये देखकर शॉनिंग थोड़ा सा रिलैक्स होती है कि सिस्टर सिंह को इसके और यूहिंग के बारे में नहीं मालूम हुआ। दूसरी तरफ यूहिंग डायरेक्टर याओ से मिलने के लिए आया होता है। ये डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बारे में सब कुछ डायरेक्टर याओ से डिस्कस कर रहा होता है। ये भी कहने लगता है कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का काम मैंने सॉफिंग को दिया है। सॉफिंग भी यहाँ पर आकर डेटिंग लोन के बारे में ही जानकारी ले रहा होता है। इस लोन के बारे में ये लोग उन लोगों को बताते हैं जिनके पास शादी करने के लिए पैसे कम होते हैं। सिस्टर सिंह भी इस एम्प्लॉय से इसी बारे में इंफॉर्मेशन ले रही होती है और ये कह रही होती है कि ये एक फॉर्मल लोन है जो कि बैंकिंग सिस्टम के तहत ही लिया जाता है। सिस्टर सिंह इसकी बातें रिकॉर्ड कर रही होती है। सॉफिंग कहता है कि हम जैसे लोगों के लिए पैसे कमाना आसान नहीं होता, तो इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहता हूँ। तो ये एम्प्लॉय कहने लगती है कि हम दायरों के साथ ही काम कर रहे हैं। ये एम्प्लॉय सॉफिंग को कॉन्ट्रैक्ट भी दिखा रही होती है और जो दूसरी एम्प्लॉय होती है वो सिस्टर सिंह को बताती है कि इस मैच मेकिंग कंपनी के जो बॉस है और दायरों में मिस्टर जियांग काम करते हैं, उन दोनों का रिलेशनशिप भाइयों जैसा है। इसी वजह से लोन लेना हमारे मेंबर्स के लिए कोई मसला नहीं है। ये सुनकर सिस्टर सिंह बहुत खुश हो जाती है और शॉनिंग से कह रही होती है कि मेरा मसला तो हल हो गया है। सॉफिंग भी इस एम्प्लॉय को बहाने से भेज देता है और इस कॉन्ट्रैक्ट की तस्वीरें खींच लेता है। शॉनिंग घर पर पहुंचकर यूहिंग को आवाज दे रही होती है। यूहिंग वॉशरूम में होता है। शॉनिंग इससे पूछती है कि क्या तुम कहीं गिर तो नहीं गए। यूहिंग इसको अंदर आने के लिए कहता है। शॉनिंग जब अंदर चाहती तो ये यूहिंग को देखकर कहती है कि मैं तो डर गई थी कि शायद तुम गिर गए हो। यूहिंग शॉनिंग से कहता है कि क्या तुम कपड़े चेंज करवाने में मेरी मदद कर सकती हो। अब शॉनिंग यूहिंग का कोट उतारते हुए उसको बता रही होती है कि आज मैंने मैच मेकिंग कंपनी में हम दोनों की तस्वीर देखी थी, लेकिन मैंने फौरन उस तस्वीर को उतार लिया और सिस्टर सिंह को हमारे बारे में मालूम नहीं हुआ। यूहिंग शॉनिंग से कहता है कि फिर रिवॉर्ड के तौर पर आज रात इसने भी अपनी बात पूरी नहीं की होती। शॉनिंग रात का सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है और यूहिंग से कहती है कि मुझे तो याद आया कि मैंने वेई के साथ वर्कआउट करने के लिए जाना है, मुझे अभी जाना होगा। ये कहकर शॉनिंग चली जाती है। यूहिंग इसको यूँ चाहता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा होता है, कहने लगता है कि मैं तो ये कहने वाला था कि आज रात घर का काम मैं कर दूंगा। अब एक्सरसाइज करते हुए शॉनिंग ने वेई को आज के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। वेई कहती है कि तुम यूहिंग को सिर्फ अपने रूममेट की तरह ट्रीट करती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें इस तरह से ट्रीट करता है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो कभी भी तुम्हें बचाने के लिए आगे नहीं आता। जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड तुम्हें बहुत पसंद करता है। रात में शॉनिंग जब घर पर आती तो यूहिंग बाहर इसका इंतजार कर रहा होता है। शॉनिंग यूहिंग से कहती है कि तुम घर पर आराम क्यों नहीं कर रहे। यूहिंग कहता है कि तुम्हें काफी देर हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। शॉनिंग कहती है कि फ्रूट्स खरीदते हुए मुझे देर हो गई। यूहिंग शॉनिंग को वॉक पर जाने के लिए कहता है। वॉक करते हुए शॉनिंग यूहिंग से पूछती है कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या तुम उसकी भी ऐसे ही मदद करते। यूहिंग कहता है कि हाँ, लेकिन अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं ये काम बॉस होने की हैसियत से करता, लेकिन अगर तुम्हारी बात की जाए तो मैं तुम्हारा बॉस होने के अलावा तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड भी हूँ। वापस घर आने के बाद शॉनिंग ये सोच रही होती है कि अब मेरी लाइफ में एक ऐसा पर्सन भी है जो कि मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकता है। शॉनिंग यही सोचकर काफी खुश दिखाई दे रही होती है। शॉनिंग ने यही बात अपने वीवो अकाउंट पर लिखकर पोस्ट कर दी होती है और यूहिंग इसी पोस्ट को देखते हुए मुस्कुराने लगता है। अब इनके हाई स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। शॉनिंग जब अपने हिस्ट्री का स्कोर देखती है तो इसका नाम पहली बार टॉप 50 में आया होता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपनी मॉम को दिखाने के लिए पिक्चर खींच लेती है। कुछ देर बाद यूहिंग भी अपने मार्क्स देखने के लिए आता है। हिस्ट्री में यूहिंग और शॉनिंग का नाम ऊपर नीचे आया होता है तो यूहिंग सिर्फ अपने हिस्ट्री के मार्क्स की पिक्चर खींचता है। ये देखकर ये काफी खुश दिखाई दे रहा होता
है। पिक्चर खींचने के बाद यूहिंग यहाँ से चला जाता है। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक लड़का आता है जिसको देखकर ज़ॉफिंग सिस्टर जिंग से पूछता है कि क्या ये हमारा नया कोलीग है। सिस्टर जिंग कहती है कि मुझे तो इस बारे में नहीं मालूम। चियो और शाओनिंग एक दूसरे को पहले से जानते होते हैं। शाओनिंग चियो से यही पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। कितने में यूहिंग यहाँ पर आ जाता है। यूहिंग चियो से कहता है कि क्या बैंक के प्रेसिडेंट कल रात आ गए हैं। तो चियो कहता है कि हाँ। ये कहने लगता है कि प्रेसिडेंट थोड़े से बिजी, इसलिए उन्होंने मुझे आपको ये डॉक्यूमेंट देने के लिए कहा है। यूहिंग कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में आओ। शाओनिंग बैंक प्रेसिडेंट के बारे में चियो से पूछती है तो चियो कहता है कि मैं बैंक के प्रेसिडेंट का नया ड्राइवर हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ये कहकर चियो चला जाता है। अब ये दोनों साइड में बात करने के लिए आ जाते हैं। शाओनिंग उससे पूछ रही होती है कि तुम वापस क्यों आ गए। तो चियो कहता है कि तुम इसका कारण जानती हो। शाओनिंग इससे कुछ कहने वाली होती है कि चियो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन मैं ये चांस लेना चाहता हूँ। इतने में ज़ॉफिंग अपने कोलीग्स के साथ यहाँ पर आ जाता है। ज़ॉफिंग को इन दोनों को साथ में देखकर गलतफहमी हो जाती है कि कहने लगता है कि तुम दोनों के दरमियान जरूर कुछ चल रहा है। शाओनिंग है, लेकिन ये तीनों ही सीरियस दिखाई नहीं दे रहे होते। यूहिंग लिशेंग से कहता है कि तुम इस हफ्ते तीसरी बार लेट आए हो और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो या तो तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा या फिर तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। लिशेंग कहता है कि मैं रेगुलर वर्कर हूँ तो फिर मुझे काम से क्यों निकाला जाएगा। यूहिंग कहता है कि तुम एम्प्लॉय होने की हैसियत से रूल्स नहीं तोड़ सकते। ये सुनकर लिशेंग गुस्सा हो जाता है और यूहिंग का बाजू बहुत जोर से पकड़ लेता है, लेकिन ज़ॉफिंग लिशेंग को साइड पर करता है। शाओनिंग भी ये सब देखकर परेशान हो रही होती है। ज़ॉफिंग यूहिंग से कहता है कि लिशेंग का घर यहाँ से काफी दूर है, उसको लिफ्ट के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है और तुम रूल्स की बात कर रहे हो तो फिर तो ये काम करने का वक्त है, अब हमें काम करना चाहिए। अब शाओनिंग देख लेती है कि यूहिंग अपने मेडिसिन लगाने वाला है, इसलिए यूहिंग को मैसेज करके कहती है कि तुम अपनी मेडिकल किट लेकर ऊपर आ जाओ। अब शाओनिंग जब यूहिंग के मेडिसिन लगा रही होती है तो यूहिंग कहते हैं क्या ये अब से नई मिलने की जगह है। शाओनिंग कहती है कि हाँ, क्योंकि स्टेयरवेल में मिलना सेफ नहीं है, जब कभी हमें मिलना होगा हम यहीं पर मिलेंगे। यूहिंग कहते हैं कि जब तुम स्टेयरवेल में चियो से बात कर रहे थे तो ज़ॉफिंग और बाकी ये बात कर रहे थे कि चियो तुम्हारा एक्स है शायद। शाओनिंग कहती है कि सब बकवास बातें हैं, मेरे और चियो के दरमियान कुछ भी नहीं है। यूहिंग कहते हैं कि मुझे मालूम है। शाओनिंग कहती है कि तुम्हें क्या मालूम है। यूहिंग कहता है कि तुम सिर्फ एक ही रिलेशनशिप में रही हो और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे दो एक्स नहीं हो सकते। शाओनिंग यूहिंग से कहती है कि बैंडेज हो गया है। यूहिंग पूछता है कि क्या चियो तुम्हारा क्लासमेट था। शाओनिंग कहती है कि हाँ, और उसके साथ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि जब इन दोनों की मुलाकात होगी तो क्या होगा। वे एक बेकरी पर आती है, लेकिन यहाँ पर काफी रश होता है। ये देखकर वे ये जाने वाली होती है कि चियो उसका फेवरेट केक लेकर सामने खड़ा होता है। वे चियो को यहाँ पर देखकर काफी हैरान हो जाती है। अब वे चियो को देखने के बाद यहाँ से जा रही होती तो चियो कहता है कि मैं तुमसे पहले के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं अपने होम टाउन में ही जॉब करूँ। मैं जानबूझकर तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। वे ये कहती है कि इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। चियो कहता है कि नहीं, मेरी गलती है, मुझे लगा था कि मैं काम और रिलेशनशिप दोनों को ही बैलेंस कर लूंगा। चियो कहता है कि मुझे तुम्हारी बिल्डिंग में ही एक जॉब मिली है, तो अब हमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं रहना पड़ेगा। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वे ये कहती है कि मैं ये बात एडमिट करती हूँ कि पहले मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन अब तुम्हारा आना मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता। ये कहकर वे चली जाती है। अब ज़ॉफिंग ऑफिस में शाओनिंग के पास आकर कहने लगता है कि मैं स्मोकिंग मैंने ही एविडेंस सबमिट करवाया, लेकिन मैं यूहिंग के सामने तुम्हारा भी नाम लूंगा कि तुमने भी इसमें मदद की है। सिस्टर जिंग शाओनिंग को इशारा करती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। शाओनिंग ये सुनते ही जल्दी से यहाँ से चली जाती है। अब शाओनिंग जब घर पर आती तो यूहिंग खाना बना रहा होता है। शाओनिंग यूहिंग से कहती है कि तुम्हारा हाथ अभी ठीक नहीं हुआ तो तुमने कुकिंग क्यों की। यूहिंग कहता है कि छोटी सी इंजरी है। अब ये दोनों सब डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं और कहने लगती है कि क्या तुमने स्वीट और सोर पोर्क इसलिए बनाया क्योंकि ये मुझे पसंद है। यूहिंग कहता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। शाओनिंग इससे पूछती है कि तुम्हें ने इसके केस को हैंडल करने में इसकी मदद की होती तो ये इसको कॉल करके थैंक्स बोल रहा होता है। मेरी वजह से यूहिंग को चोट लग गई थी तो मैं यूहिंग से माफी मांगना चाहता हूँ। शाओनिंग कहती है कि तुम्हें ये बात दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, यूहिंग तुम्हें पहले ही माफ कर चुका है। शाओनिंग कॉल बंद करते ही इसको बताने वाली होती है कि यूहिंग इसकी बात काटते हुए कहता है कि गाँव को उसके पैसे वापस मिल गए हैं और ज़ॉफिंग ने उसकी काफी मदद की है। शाओनिंग कहती है कि तो तुमने सारी बात सुन ली है। यूहिंग ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। अगली सुबह मीटिंग में यूहिंग कहता है कि बैंक को चैन ली यॉन के सच के बारे में मालूम हो गया है। आप सब लोगों ने काफी अच्छा काम किया, इसके लिए यूहिंग सबको थैंक्स बोलता है। यूहिंग कहता है चूंकि ज़ॉफिंग मैच मेकिंग लोन्स का हैंडलर था तो डिवीजन 1 और ज़ॉफिंग के इस महीने का 30% बोनस भी काट लिया जाएगा। डिवीजन में काम कर रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। ये धमकी देने के बाद ज़ॉफिंग यहाँ से चला जाता है। अब ज़ॉफिंग इस वजह से काफी अपसेट हो गया होता है तो शाओनिंग को भी अपने कोलीग्स के साथ
ड्रिंक करने के लिए आना पड़ता है। इतने में शॉनिंग को इसकी मॉम उठी नहीं है। मॉम यूएन को बताती है कि मेरे ड्रॉर में तुम दोनों के लिए रिंग्स पड़ी हुई हैं। मॉम शॉनिंग से कहने लगती है कि मैं हमेशा से तुम्हें गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन मुझे ये मालूम ही नहीं है कि तुम्हें नेकलेस ज्यादा पसंद है या ब्रेसलेट। तो शॉनिंग कहती है कि मॉम इसकी जरूरत नहीं है, मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए। मॉम शॉनिंग से कहने लगती है कि मुझे तुम लोगों के साथ घर जा रूम में रह सकती है। ये सुनकर यूएन भी अलर्ट हो जाता है। शॉनिंग जल्दी से बात बदलते हुए कहती कि मेरा मतलब है कि आप हमारे बेडरूम में रुक सकती हैं। अब यूएन शॉनिंग को बाहर बुलाता है। यूएन कहते हैं कि क्या तुम ज़ाओफेंग की वजह से अपसेट हो? कहा है कि मुझे काम में रिजल्ट्स की परवाह है, अगर मैं हर किसी की फीलिंग्स की परवाह करने लगूंगा तो फिर मैं कैसे काम कर पाऊंगा। शॉनिंग कहती है कि तो तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। यूएन कहते हैं कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। शॉनिंग कहती है कि मुझे ये बात रियलाइज हो गई कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझती। यूएन कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम काफी इमोशनल हो गए हैं, तो हमें रिलैक्स होकर इस बारे में बात करनी चाहिए। अब मॉम डैड जब हॉस्पिटल आ रहे होते हैं तो ये शॉनिंग और यूएन को देख लेते हैं। मॉम डैड जब ये देखते हैं कि शॉनिंग उस समय यहाँ से चली गई है तो डैड कहने लगते हैं कि क्या इनका झगड़ा हो रहा है। मॉम कहती है कि कपल्स में झगड़े तो नॉर्मल बात है। अब शॉनिंग के पेरेंट्स यूएन की मॉम से मिलने के लिए आ जाते हैं। काफी बातें करने के बाद यूएन की मॉम कहने चल रहा है। शॉनिंग के मुंह से अभी ये बात निकल गई थी कि ये दोनों अलग कमरों में रह रहे हैं। ये सुनकर शॉनिंग के पेरेंट्स भी हैरान होते हैं। आज शॉनिंग जब अपने पेरेंट्स के घर पर आती तो मॉम कहती है कि यूएन कहाँ पर है। शॉनिंग कहती है कि वो काम में बिजी है। मॉम शॉनिंग रुकने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ यूएन परेशान दिखाई दे रहा होता है। शॉनिंग जब अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करके वापस घर जा रही होती तो यूएन कार में बैठा शॉनिंग को देख रहा होता है। शॉनिंग इसलिए यूएन शॉनिंग के दोस्त फेई को मिलने के लिए बुला लेता है। यूएन कहते हैं कि मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर वो ज़ाओफेंग के केस की इतनी परवाह क्यों कर रही है। फेई कहती है कि तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं है कि वो तुम पर गुस्सा क्यों है। यूएन को बताती है कि वो ज़ाओफेंग के मसले की परवाह नहीं करी, बल्कि वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को लेकर अपसेट है। फेई कहती है कि तुमने उसको इनसिक्योर कर दिया है। यूएन ये सुनकर बहुत हैरान होता है। फेई कहती है कि तुम सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसके बॉस भी हो, तो तुम्हारी हर मूव का उस पर बहुत असर होगा। फेई कहती है कि अगर मैं शॉनिंग की जगह होती तो मैं भी तुम्हें रूड और जिद्दी ही समझती। फेई कहती है कि सबसे अहम बात है कि तुम ज्यादा बात नहीं करते। दूसरी तरफ शॉनिंग की मॉम से पूछ रही होती है कि तुम्हारे और यूएन के दरमियान क्या मसला चल रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों की शादी काफी जल्दी हो गई है, तो तुम दोनों को अभी एक दूसरे की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें सोचना चाहिए कि आखिर तुम्हें यूएन से क्या मसला है। शॉनिंग कहती है कि मॉम मुझे लगता है कि हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। मुझे इस बात का डर है कि शायद मैंने हमारे रिलेशनशिप को लेकर सही से सोचा नहीं है। मॉम कहती हैं कि जिंदगी में जरूरी नहीं है कि हम हर चीज के बारे में प्रिडिक्शन कर सकें। अब चूंकि तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया एक साथ होने का, तो मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर कभी तुम्हें लगेगा कि तुम यूएन के साथ नहीं रह सकते तो तुम डिवोर्स ले लेना। डिवोर्स वाली बात सुनकर शॉनिंग हैरान होती तो मॉम कहती है कि डिवोर्स कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम अपने रिलेशनशिप में खुश ना हुई तो तुम अपने मॉम डैड के पास वापस आ जाना। मॉम कहती है लेकिन मुझे एक बात मालूम है कि मेरी बेटी इतनी आसानी से गिव अप करके वापस नहीं आएगी। अब रात को सोने से पहले शॉनिंग अपनी मॉम की कई बातों के बारे में सोच रही होती है। अब दिखाया जाता है कि यूएन को शॉनिंग के फीचर से मालूम हुआ था कि इसको स्वीट और सोर पोर्क पसंद है, तो इसने इंटरनेट से रेसिपी देखकर ये बनाने की कोशिश की, लेकिन कई दफा यूएन ये डिश बनाने में फेल हो गया। लेकिन बहुत बार ट्राई करने के बाद यूएन ये डिश बनाने में कामयाब हो जाता है। ये देख कर यूएन काफी खुश दिखाई दे रहा होता है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।